अस्सलाम वालेकुम। आज का वीडियो है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इससे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में बात करेंगे। ये प्रेजेंटेशन है शाइन टीवी की। आप अगर बेहतर समझते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को एक्टिवेट करें। इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार होंगे। अब हम इक्विलिब्रियम की तीनों कंडीशन ही स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पे बात करेंगे। अब हम इक्विलिब्रियम की तीनों कंडीशन ही स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पे बात करेंगे। स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं हम। फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीड टू बी राइज इन ऑर्डर टू topple the object. They are difficult to topple over. स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए कुछ शराइत है। इसमें सीजी यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोएस्ट पॉइंट पर होना चाहिए। जितना लोएस्ट होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी उतना वो जिस्म स्टेबल इक्विलिब्रियम पे होगा। अगर उसको डगमगाना थोड़ा हिलाना है तो आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ऊपर करना पड़ेगा। अच्छा, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे हो, जितना मुमकिन है नीचे हो, तो उसका वो टॉपल करना यानी उसको गिराना या उसको डगमगाती शक्ल में लाना, गिराना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि वो स्टेबल होगा और स्टेबल इक्विलिब्रियम पे होगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम को हटाने के लिए आपको कुव्वत लगानी पड़ेगी क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कुछ ऊपर लगाए। जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर आएगा तो इसमें अनस्टेबिलिटी पैदा होगी, वरना वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे रहेगा। जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होगा बॉडी उतना ही स्टेबल होगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कुछ शराइतें। फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम द सीजी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट हाईएस्ट पॉसिबल पोजीशन। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लोअर इन ऑर्डर टू टॉपल द ऑब्जेक्ट। दे आर इजी टू टॉपल डाउन। सबसे पहली बात यह है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का बहुत ऊपर होगा। जितना ऊपर होगा वो उतनी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे होगा। और इसको गिराने के लिए थोड़ा सा ही मामूली से इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी को आप आगे पीछे करेंगे, ये टॉपल होगा, ये नीचे गिर जाएगा। अच्छा, इसको गिराना बहुत आसान होता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाली चीज़ को गिराना बहुत आसान होता है क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर होता है। उसको थोड़ा सा हिलाएं, थोड़ा सा हल्का सा उसमें ये कोई एक्सटर्नल फोर्स, थोड़ी सी एक्सटर्नल फोर्स की अमल लगाकर उसको गिरा देगी। In neutral equilibrium, for object with neutral equilibrium, the center of gravity is neither lower nor rise when the object is toppled. They roll from one side to other. Neutral equilibrium में सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो ना ऊपर होता है ना नीचे होता है, दरमियानी पोजीशन पे होता है। और इसको ये रोल एक दूसरे जगह से रोल करता है। मिसाल के तौर पे कौन को अगर आप नीचे गिरा दें, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया, या कोई रॉड है वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बीच में होता है और वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। जैसा गेंद है, बॉल है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी ये नीचे, ये इसमें बीच में होता है, ना ऊपर होता है ना नीचे होता है। देखिए टॉपलिंग की मुख्तलिफ क्वेश्चन की किताब की शक्ल है। इसको स्ट्रेट करा गया तो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर है। अब इसको गिरा दिया गया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ गई। अब इससे मज़ीद नीचे तो आना मुमकिन नहीं है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। पहले जिस स्ट्रेट हार्ड में था उससे ऊपर सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं जा सकता था, तो वो अनस्टेबल था। अब ये गिरने के बाद स्टेबल फॉर्म में जाएगा। टॉपलिंग द अपराइट बुक रिक्वायर ओनली अ स्लाइट राइजिंग ऑफ सीजी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम को अनस्टेबल में कन्वर्ट करने के लिए उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी को काफ़ी ऊपर लाना पड़ता है। नीचे गिरी हुई बुक को जब ऊपर लेकर आ रहा है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को काफ़ी ऊपर किया। टॉपलिंग द फ्लैट बुक रिक्वायर ए रिलेटिवली लार्ज राइजिंग ऑफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखिए कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के एहसास बॉडी की शेप पे भी होता है। जैसे ये सर्कुलर या राउंड शेप बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो उसका आपके उसके मीन में होता है, उसके सेंटर में होता है। सर्कुलर टाइप्स बॉडी के, तो उसको आपको टॉपल करने के लिए उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ना ऊपर करना होता है ना नीचे करना होता है। स्लाइट हल्का सा आप जो है ना उस पर फोर्स लगाते हैं, वो खुद ब खुद टॉपल करता जाता है, किया जाता है।
तो ये शेप बहुत इम्पोर्टेंट है उसके लिए, इसके स्टेबिलिटी के लिए, कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि इसमें शेप पे अभी हमने बात की कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अनुसार जो है शेप पे होता है। देखिए 3 फैक्टर फॉर स्टेबिलिटी। नंबर 1 मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, नंबर 2 लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, नंबर 3 एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सपोर्ट। देखिए स्टेबिलिटी के अनुसार 3 चीज़ पे, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसका मास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, उसके बाद है लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लोकेशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, ऊपर है तो अनस्टेबल होगा, नीचे है तो स्टेबल होगा, बीच में है तो न्यूट्रल होगा। इसी तरह एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस जितना ज़्यादा होगा उतना वो उस पर उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के स्टेबल होने का चांसेस ज़्यादा होंगे। कि मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बेस के को समझने के लिए जो है एक लट्टू यानी टॉप के शक्ल पे गौर कीजिए। देखिए टॉप का जो ऊपर का हिस्सा होता है बहुत ही छोटा होता है और लंबा होता है, लेकिन बेस इसका मजबूत होता है, तो ये ज़मीन पे ठहर सा जाता है, यानी इसके ये चूँकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है लोएस्ट पॉइंट पे आ जाता है, इसका बेस ज़्यादा होता है, ये स्टेबल कंडीशन में आ जाता है। लेकिन जब इसको आप उल्टा करेंगे तो ये स्टेबल नहीं होता, कुछ दिन के बाद ये गिर जाता है। तो स्टेबिलिटी के लिए जो है ना बेस का ज़्यादा होना, मास का ये नीचे की तरफ अमल करना, इन सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। स्टेबिलिटी पे मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, लोकेशन ऑफ द सेंटर और एरिया ऑफ द बेस किस तरह अमल करता है, इसको देखने के लिए, समझने के लिए ये एक मिसाल है। आप देखिए पहले मिसाल में स्टेबल इक्विलिब्रियम पे आपने थोड़ा सा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर किया, जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर गया तो मास की वजह से इसमें इनर्शिया प्रोड्यूस होगा, इनर्शिया की वजह से, मास के इनर्शिया की वजह से ये अपने असल हालत में वापस आने की कोशिश करेगा। अच्छा, इसी तरह आप देखिए अनस्टेबल, इसमें देखिए कि ये ट्रायंगल जो है इसका बेस ऊपर है, बेस ऊपर है, अगर बेस नीचे होता है तो स्टेबल होता है, लेकिन ये बेस ऊपर होने की वजह से और नीचे जो है ना इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफ़ी ऊपर है। अब ज़्यादा मास ऊपर की तरफ है तो ये मास का इसमें इनर्शिया पैदा होगा और ये स्टेबल कंडीशन नहीं होगी, ये हमेशा अनस्टेबल कंडीशन में रहेगा। और न्यूट्रल में देखिए चारों तरफ इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल बीच में, तो इसमें अगर आप इसको हिलाए जुलाएंगे वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी लाइन पर रहेगा, उसे ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, वो अपने कंडीशन में रहेगा। और अनस्टेबल में जिस तरह के सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो बॉडी नीचे की तरफ लाने की कोशिश करती है, तो इसमें तो ज़रूरत ही नहीं है, नीचे नहीं आएगा ना ऊपर आ जाएगा, ये एक लाइन पे रहेगा। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही लाइन पे रहता है। स्टेबल में लोएस्ट पॉइंट पे होता है, ऊपर जाएगा तो वो इनर्शिया से नीचे आने की कोशिश करेगा। अनस्टेबल में ऑलरेडी ये सीजी से ऊपर होता है, सीजी काफ़ी ऊपर होता है, वेट ज़्यादा ऊपर होता है, तो उसको सीजी को वो कोशिश करेगा कि बेस जो है ज़्यादा वेट बेस नीचे आए और ज़्यादा वेट नीचे आए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ आए। और न्यूट्रल में ऑलरेडी एक ही पॉइंट पे रहता है। तो ये चीज़, ये शक्ल आपको इस स्लाइड को देखें अच्छी तरह, इससे आपको इक्विलिब्रियम, स्टेबिलिटी की कंडीशन और मास के रिलेशन और बेस को समझने में काफ़ी मदद मिल रही है। टेबल पर रखे हुए एक ब्लॉक में कौन कौन सी फोर्सेस अमल कर रही हैं, इनको हम देखते हैं। देखिए ब्लॉक अपना वेट टेबल पर डाल रहा है और वो नीचे की तरफ, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स है। फोर्स हमेशा कपल की सूरत में होते हैं, जोड़े की सूरत में होते हैं, लिहाजा एक ओपोजिंग फोर्स भी होगा जो कि नॉर्मल फोर्स है, जो एफ से डिनोट एफ एन से नॉर्मल फोर्स। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो वेट है वो नीचे की तरफ है, जिस पे 2 है। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम पे ये है कि नेट फोर्सेस 0 होने चाहिए। तो एफ जी इक्वल टू एफ एन है, दोनों एक ही लाइन, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन एक ही है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। State of equilibrium, state of balance of an object at rest, a condition in which all forces acting on the body are balanced, causing the body to remain at rest। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उस पर तमाम नेट फोर्सेस जो हैं 0 होंगे, तमाम फोर्सेस का नेट रिजल्ट जो होगा 0 होगा, यानी कि ऊपर से जितनी फोर्सेस नीचे की तरफ अमल कर रही हैं उतनी नीचे से ऊपर की तरफ अमल करेंगी। इसी तरह से अगर उस पर कोई फोर्स राइट से अमल कर रहा है तो उतनी फोर्स पे लेफ्ट से अमल कर रही होगी। There are 4 forces acting on the ring.
Let us consider the net result of these forces. Force 1 and force 2 are on the x-axis in opposite direction and in equal magnitude, with equal magnitude. Similarly, the force 3 and force 4 on y-axis but in opposite direction. Force 3 is acting on y positive and force 4 is acting on the y negative in opposite direction and with equal quantity. So the net result on the ring will be 0. Let us calculate the net result according to first Newton's law. According to Newton's law, F बराबर ma. So net result is 0 because net result of F1, F2, F3, F4 is 0. F1 and F2 are in opposite direction and in equal quantity, in equal magnitude. So F1, F2 cancel each other. Similarly, F3, F4 are equal but in opposite direction, so they also cancel each other. Therefore, net result of summation of F equal to ma is 0. Therefore, condition for static equilibrium is the body must be in translational equilibrium or the body does not acceleration along any line. If the acceleration is 0, then the resultant of the force acting on the body is also 0. Static equilibrium में कोई acceleration नहीं होता और चूँकि acceleration नहीं होता तो net effect of all forces भी 0 होते हैं. अब हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे बात करेंगे. The first condition of equilibrium: if the sum of all forces concurrently on a body is equal to 0, then the body must be in static equilibrium. Mathematically, summation of F is equal to F net F is 0. Then summation of Fx is 0 and summation of Fy is also 0. तो ये है कि अगर किसी बॉडी पे जितनी फोर्सेस अमल कर रही हैं, जितनी ऑब्जेक्ट पे जितनी फोर्सेस अमल कर रही हैं, इनका टोटल नेट इफेक्ट यानी टोटल नेट फोर्सेस 0 होगा. एफ एक्सिस पे जितनी फोर्सेस कर रही हैं उनका 0 होगा, यानी समेशन ऑफ एफ एक्स 0 होगा. इसे तो वाई एक्सिस पे जितनी फोर्सेस अमल कर रही हैं तो समेशन ऑफ एफ वाई भी 0 होगा. तो ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है. यहाँ पे एक फानूस है जिसका मास है 3 kg और ये किस तरह बैलेंस है जो है, क्योंकि इसका वेट तो नीचे की तरफ अमल कर रहा है, तो ऊपर की तरफ कौन सी फोर्स अमल कर रही इसको हम देखेंगे, इस पर कैलकुलेट करेंगे. द चैंडिलियर हैज़ अ मास ऑफ 3 kg. व्हाट इज़ द टेंशन इन द कोर? देखिए इस पर देयर आर 2 फोर्सेस. टेंशन इज in upward direction and gravitational force due to the weight of the chandelier is in the downward. So we have to calculate the total resultant of the force. Free body diagram. Given mass is 3 kg. Find the tension. Mass is acting on the downward and tension is acting on upward direction. Total force summation must be 0 if a body is in equilibrium. Total Fx is 0 because there is no force on y-axis. Weight and mass of the body acting in downward direction and an opposite force, that is tension, is acting on upward direction. So summation of Fy is equal to T minus W is 0. W is mg. T minus mg equal to 0. Then T will be equal to mg, and we put the value of m is 3 and value of g is 9.8. So T is equal to 29.4. T is 29.4.
and this must be equal to the weight of the चंदी लेयर। देखिए अब यहाँ पे जो फानूस का मास है वो 3 kg है, तो वेट हो जाएगा इसका 29.4। तो इसका हम समीशन ऑफ एफ मालूम करेंगे तो वो तो ज़ीरो है, उसको ज़ीरो होना चाहिए मस्त। देखिए वाई एक्सेस में तो कोई फोर्स अमल नहीं करी ना, तो समीशन ऑफ एफ एक्स हो जाएगा ज़ीरो। अब समीशन ऑफ एफ वाई की बात करेंगे तो समीशन ऑफ एफ वाई पे वाई एक्सेस पे 2 फोर्सेस अमल कर रही हैं। एक तो फानूस का है जो नीचे की तरफ है, और एक इसका टेंशन है, इसका रिजल्टेंट फोर्स, इसका अपोजिंग फोर्स है, इसका अपोजिंग फोर्स है जो है वो टी टेंशन। तो समीशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू इक्वल टू ज़ीरो। तो टी माइनस डब्ल्यू हो जाएगा एम जी, तो टी माइनस एम जी इक्वल टू ज़ीरो। तो टी इक्वल टू एम जी, तो एम हो जाएगा 3 और जी हो जाएगा 9.8, तो इनका समीशन हो जाएगा 29.4। तो टी हो गया 29.4। तो अपवर्ड भी 29.4 से, डाउनवर्ड भी 29.4 से, तभी जिसमें स्टैटिक इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम रखने के लिए कुछ शराइत हैं। मिसाल के तौर पर अगर 2 फोर्सेस अमल कर रही हैं बाय 2 फोर्सेस, द 2 फोर्सेस शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन, लीनियर और इन द सेम लाइन ऑफ एक्शन। अगर 2 फोर्सेस अमल कर रही हैं तो ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड बराबर होनी चाहिए और इनका डायरेक्शन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होना चाहिए, लीनियर हो और इन द सेम लाइन ऑफ लोकेशन ऑफ एक्शन हो, यानी जो इनका एक्शन ऑफ लाइन है वो सेम हो। अच्छा, बाय 3 फोर्सेज, अगर 3 फोर्सेज कर रही हूँ, द रिजल्टेंट ऑफ एनी 2 फोर्सेज शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। 2 फोर्सेस का जो अगर आपस में उनका जो सेम रिजल्ट है वो तीसरे के बराबर हो, अपोजिट इन डायरेक्शन में। एक जो है अगर 2 एक ही सिमत अमल करें तो तीसरा बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में अलिनियर हो। तो अगर इफ द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, लीनियर टू द थर्ड, देन बॉडी विल बी इक्विलिब्रियम। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे 3 फोर्स अमल कर रही हो तो 2 फोर्सेज जो है उनके दोनों फोर्सों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तीसरे के बराबर होने चाहिए, और ये दोनों का रिजल्टेंट इफेक्ट जो है तीसरे के रिजल्टेंट इफेक्ट के साथ लीनियर हो। अच्छा, अगर बाई 4 और मोर फोर्सेज, अगर 2 या 2 से ज़्यादा हो तो इनका द रिजल्टेंट ऑफ ऑल ऑफ फोर्सेज शुड बी ज़ीरो। तो अगर 2 या 2 से ज़्यादा फोर्स हम कहते हैं इनका रिजल्टेंट ज़ीरो होना चाहिए। मोमेंट अराउंड एनी पॉइंट शुड बी ज़ीरो, इनका जो मोमेंट हो वो ज़ीरो, तमाम फोर्सेस का मोमेंट का रिजल्टेंट जो हो वो ज़ीरो हो। सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। A necessary condition for a body to be in rotational equilibrium is that the sum of the torque with their proper sign about the point must be zero. And the condition is known as the second condition for equilibrium. In short, clockwise moment equal to anti-clockwise moment. Then body will be in rotational equilibrium. देखिए सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये है कि क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, और इस टोटल रोटेशनल फोर्सेज जो होंगे इस पर टोटल टार्क तमाम डायरेक्शन पे विद प्रॉपर साइन मस्ट बी ज़ीरो। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। 2 body of different weight sit opposite each other on a seesaw, both the same distance from the pivot. Then the turning effect of force will be zero. इस चीज़ को समझने के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को अच्छी तरह समझते हैं। देखिए, जब 2 फोर्सेस इक्वल फोर्सेस हैं, पाइवट से उनका डिस्टेंस भी बराबर है, तो उनका टोटल टर्निंग इफेक्ट ज़ीरो होगा। वो कैसे? क्योंकि देखिए F1 फोर्स, ये पहले का वेट और उसका पाइवट से डिस्टेंस, और दूसरे का वेट और उसका पाइवट से डिस्टेंस, इन दोनों का यानी कि पहले का वेट और उसका डिस्टेंस का प्रोडक्ट, दूसरे का वेट और उसके डिस्टेंस का प्रोडक्ट आपस में बराबर होंगे।
ये तो कोई भी टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा। यही चीज़ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कहलाती है। When an object balance in equilibrium, the sum of the clockwise moment is equal to the sum of the anti-clockwise moment. Product of the force 1 and distance 1 from pivot will be equal to the product of force 2 and distance 2 from the pivot. In short, F1 product of F1 and D1 must be equal to the product of F2 and D2. Two factors affect gravity. Number one, mass. The more the mass, greater the gravitational force. Number two, distance. The greater the distance, less the gravitational force. फैक्ट ये ग्रेविटी दो चीज़ों डिपेंड करता है, एक मास पे, जितना ज़्यादा मास होगा ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होगी, यानी फोर्स इतना ज़्यादा अप्लाई करेगा, और डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी फोर्स का इफेक्ट कम हो जाएगा। पिछले एग्जांपल में यही है कि जब वो इक्वल डिस्टेंस पे होता है, इक्वल मास होता है, तो ये आपके टोटल जो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर हो जाता है, यानी रोटेशनल इक्विलिब्रियम ज़ीरो हो जाता है। Moment calculation. Gina weight is 500 Newton and standing on one end of the seesaw. She is 0.5 meter from the pivot. What moment does she exert? Weight is 500 and distance from the pivot, that is force arm is equal to 0.5. So force into force arm will be equal to 500 into 0.5. The result will be 250 Newton meter. So moment will be 250 Newton meter. देखिए जीना का है जिसका वेट है 500 न्यूटन और वो जो है पाइवट से 0.5 मीटर दूर खड़ी हुई है, तो हम अगर इसका मोमेंट करेंगे तो मोमेंट होता है फोर्स इंटू फोर्स आर्म। तो फोर्स है 500 न्यूटन, फोर्स आर्म है 0.5, तो इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 250 न्यूटन मीटर आ जाता है। Now the Gina friend come to balance the system. There is this is possible only when the Gina weight, multiplication of Gina weight and her distance from the pivot equal to the Gina friend weight and her distance from the pivot. It is the only one condition when the left side moment will be equal to the right side moment. देखिए अब जीना की एक दोस्त आती है, वो चाहती है कि सिस्टम ये बैलेंस में हो जाए, यानी राइट साइड के मोमेंट और लेफ़्ट साइड के मोमेंट आपस में हो जाए। तो ये सोच हो सकता है कि ये जीना का और उसका जीना का डिस्टेंस जो पाइवट से उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो इक्वल हो जाए जीना के दोस्त का वेट और उसका जो पाइवट डिस्टेंस उसके बराबर, तभी ये हो सकता है। इन शॉर्ट the girls on the left side exert an anti-clockwise movement which is equal to her weight into her distance from the pivot. The girls on the right side exert a clockwise movement which is equal to her weight into her distance from the pivot. दोनों साइड के डिस्टेंस, दोनों साइड के मोमेंट मस्ट भी दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों साइड के यानी हर हालत में बराबर होना चाहिए। बोथ मोमेंट फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड राइट साइड मस्ट बी इक्वल, then the system will be in equilibrium. मोमेंट को समझने के लिए दफ़ा गौर करते हैं। देखिए मोमेंट ऑफ द फोर्स इज गिवन बाय द इक्वेशन, ये पीछे इक्वेशन में मोमेंट दिया गया है। मोमेंट पावर होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवट या फोर्स इंटू फोर्स आर्म। देखिए मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवट। अब मोमेंट का जो टोटल जो इफेक्ट होगा उसको फोर्स और पाइवट के दरमियान जो डिस्टेंस उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मोमेंट आ जाएगा। मोमेंट को हम न्यूटन सेंटीमीटर भी नापते हैं और न्यूटन मीटर में भी नापते हैं, क्योंकि ये फोर्स इंटू फोर्स आर्म होता है, तो फोर्स होता है न्यूटन में और डिस्टेंस का यूनिट मीटर ले लें या सेंटीमीटर ले लें, तो ये न्यूटन सेंटीमीटर या न्यूटन मीटर में होता है। देखिए पिछले एग्जाम्पल हमने ये सीखा कि शीशा को बैलेंस रखने के लिए, यानी शीशा के टर्निंग इफेक्ट को बैलेंस रखने के दोनों का फोर्स बराबर होना चाहिए, दोनों का पाइवट या फुलक्रम से डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। इन ऑर्डर टू बैलेंस द शीशा द वेट ऑफ ईच पर्सन
has equal what happen on one person move closer to the fulcrum or pivot। अगर एक आदमी थोड़ा ये फुलक्रम या पाइवट के करीब आता है तो क्या होता है हम देखते हैं। When red boy come closer to the pivot, the sisa will tip down at the green side. The reason for this that the turning effect of the force is depend on the distance of the force from the pivot. This turning effect is called moment of force, often abbreviated to moment, and the distance is called moment or lever arm of the force. The moment of the force and its unit of Newton meter is calculated by multiplying the force in Newton by the moment arm in meter। देखिए जब रेड वाला बॉय करीब आ जाएगा पाइवट के तो उसका मोमेंट कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस डिस्टेंस कम हो गया। और मोमेंट क्या है? फोर्स इंटू ये फोर्स आर्म। जब डिस्टेंस कम होगा तो मोमेंट भी कम हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है। फोर्स मोमेंट इक्वल टू फोर्स इंटू फोर्स आर्म। तो फोर्स आर्म कम हो गया है, वो बच्चा रेड वाला बच्चा पाइवट से के करीब आ गया। तो ग्रीन वाले का मोमेंट तो वही कम है, वही है पहले वाला है, उसके मोमेंट में तो कमी नहीं आई है। उसका डिस्टेंस भी 2 मीटर है और उसका वेट पहले जितना है। तो ज़ाहिर है ग्रीन वाले का मोमेंट ज़्यादा होगा और एज कम्पेयर टू रेड वाले के। तो शीशा ग्रीन वाले की तरफ झुक जाएगा क्योंकि उस साइड मोमेंट ज़्यादा है। When distance is come, to maintain the moment we have to increase the weight. Look there, distance in example distance is one distance is less than the other, then we have to increase the weight in less distance side to maintain the equal moment। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल पे गौर करते हैं। देखिए एक तरफ फोर्स आर्म है 12 मीटर और वेट है 20 न्यूटन। तो हम अगर 20 न्यूटन को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 मीटर से तो आ जाता है 240 न्यूटन मीटर। अच्छा, अब 240 मीटर है। दूसरी साइड जो है वो आ रहा है 8 मीटर। फोर्स हमें मालूम नहीं है तो उसका मोमेंट हो जाएगा 8F। तो 8F इक्वल टू 240। तो F को मालूम करने के लिए 240 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा। तो वो मोमेंट दोनों साइड बराबर रखने के लिए 8 मीटर की तरफ जो फोर्स होगा वो 30 न्यूटन होगा, वेट ज़्यादा होगा। उसका डिस्टेंस कम हुआ है तो वेट ज़्यादा होगा। If there are 2 or more than 2 forces are acting on other side, then the total moment of clockwise moment must be equal to the total anti-clockwise moment. Let us consider the two forces F1, F2 in one side and other side F3, F4. Then moment will be equal to F1 into D1, F1 into D1 plus F2 into D2 must be equal to F3 into D3 plus F4 into D4। तो F1 और F2 का जो मोमेंट है वो बराबर होगा F3 और F4 का जो मोमेंट है। In what way does a tight rope walker's pole increase stability? Carrying a pole help the walker increase their rotational inertia, which aid in maintaining stability while walking over the narrow rope. The pole also add to more weight below the center of gravity of the walker, which is the another bonus for maintaining the balance। देखिए पोल की मदद से जो है वो रोटेशनल इनर्शिया को बढ़ाता है और तार को वो रस्सी को
रोटेट होने से बचाता है। और पोल जो है ना उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बिल्कुल नीचे की तरफ रखता है और वायर पे दोनों साइड तवाज़ुन में रखता है, जिसकी वजह से वो आसानी के साथ उस पर चल सकता है। तो पोल के मदद से दो काम होता है, एक तो वो रोटेशनल इनर्शिया बढ़ जाती है वायर का, और दूसरा ये होता है कि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल नीचे की तरफ होता है और इसके साथ साथ जो है दोनों साइड जो है रोटेशन मोमेंट जो है दोनों साइड बराबर होता है, इससे वो आसानी के साथ वॉक कर सकता है। देखिए कंडीशन इक्विलिब्रियम को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक तो टोटल उस पर जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस है उनका रिजल्टेंट ज़ीरो, और दूसरा जो टर्निंग इफेक्ट है वो भी ज़ीरो हो। इन ऑर्डर for a rigid body to consider to be in equilibrium, there must be no change in either the linear or angular momentum. Linear momentum भी ज़ीरो होना चाहिए और एंगुलर मोमेंटम भी ज़ीरो होना चाहिए। Therefore, summation of all external force will be equal to zero, and total torque due to external force will be zero. True equilibrium means no linear or angular moment acceleration. देखिए असल इक्विलिब्रियम वही है जब कोई लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन ना लीनियर एक्सेलरेशन हो ना एंगुलर एक्सेलरेशन हो। स्टैटिक इक्विलिब्रियम मीन नो लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन और मोशन at all. In what way does a tight rope walker's pole increase stability? Carrying a pole help the walker increase their rotational inertia, which aid in maintaining stability while walking over the narrow rope. The pole also add to more weight below the center of gravity of the walker, which is the another bonus for maintaining the balance. देखिए पोल की मदद से जो है वो रोटेशनल इनर्शिया को बढ़ाता है और तार को वो रस्सी को रोटेट होने से बचाता है, और पोल जो है ना उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बिल्कुल नीचे की तरफ रखता है और वायर पे दोनों साइड तवाज़ुन में रखता है, जिसकी वजह से वो आसानी के साथ उस पर चल सकता है। तो पोल की मदद से दो काम होता है, एक तो वो रोटेशनल इनर्शिया बढ़ जाती है वायर का, और दूसरा ये होता है कि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल नीचे की तरफ होता है और इसके साथ साथ जो है दोनों साइड जो है रोटेशन मोमेंट जो है दोनों साइड बराबर होता है, इससे वो आसानी के साथ वॉक कर सकता है। इन व्हाट वे डज ए टाइट रोप walker's pole increase stability? Carrying a pole help the walker increase their rotational inertia, which aid in maintaining stability while walking over the narrow rope. The pole also add to more weight below the center of gravity of the walker, which is the another bonus for maintaining the balance. देखिए पोल की मदद से जो है वो रोटेशनल इनर्शिया को बढ़ाता है और तार को वो रस्सी को रोटेट होने से बचाता है, और पोल जो है ना उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बिल्कुल नीचे की तरफ रखता है और वायर पे दोनों साइड तवाज़ुन में रखता है, जिसकी वजह से वो आसानी के साथ उस पर चल सकता है। तो पोल की मदद से दो काम होता है, एक तो वो रोटेशनल इनर्शिया बढ़ जाती है वायर का, और दूसरा ये होता है कि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल नीचे की तरफ होता है और इसके साथ साथ जो है दोनों साइड जो है रोटेशन मोमेंट जो है दोनों साइड बराबर होता है, इससे वो आसानी के साथ वॉक कर सकता है।